हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल आधारित होगा, जो क्षण चुंबक था उसके फार्मूले पे आधारित कुंडली, जो धारावाहिक कुंडली है उस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल होगा। तो जिस तरह से विद्युत क्षेत्र में के कारण जितने भी फार्मूले थे, यहाँ पर पे क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जितने भी फार्मूले थे उस पे आधारित जो है हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ 8-9 न्यूमेरिकल करेंगे। अभी इसके बाद 2 वीडियो और भी न्यूमेरिकल की रहेंगी और थ्योरी की एक वीडियो है, हो सकता है कि रहे, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के कुछ सवाल देख लेंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल देख लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि इसका पहला सवाल जो है जिसमें कई प्रश्न हैं, तो हम जो इसके पहले सवाल को बोर्ड पे लिखते हैं। जैसे सवाल है कि किसी कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। क्वेश्चन है, किसी कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, 100 वर्ग सेमी है तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है, तथा इसमें फेरों की संख्या क्या है, 500 है। यदि इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो, यदि इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो ज्ञात करो। जैसे पहला सवाल है, इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा है सवाल इसी में, 0.5 वेबर पर मीटर तीव्रता के, वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। यदि कुंडली क्षेत्र की दिशा से 60 का कोण बनाती हो, यदि कुंडली क्षेत्र की दिशा से 60 का कोण बनाती हो। चौथा है इसी में सवाल कि कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से, कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि धारावाहिक कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्षण चुंबक की तरह। आखिरी जो 5वां सवाल है इसमें कि उपरोक्त स्थिति से कुंडली को 90 अंश घुमाने पर, कुंडली को 90 अंश से घुमाने पर
उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जो इतना छोटा सवाल जिसमें 5 क्वेश्चन है जिसको करने हैं। पहले दिया है कुंडली का क्षेत्रफल जो एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसमें द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, जिसमें एक ध्रुव उत्तरी एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक, तो कुंडली का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है हल में। क्या है कुंडली का क्षेत्रफल? हालांकि जब सवाल लगाएंगे तो उसमें पूरा लिखेंगे कुंडली का क्षेत्रफल। यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं केवल उसका संकेत से, जिसको हम लिखते हैं 100 वर्ग सेमी। अब इसे जो है उसमें बनाना है मीटर में, तो 200 है ना, वर्ग है तो 2 बार 100 से भाग देंगे, यानी कि 100 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। ठीक, ये तथा इसमें फेरों की संख्या यानी कि फेरों की संख्या n कितना है 500 है, और करंट कितनी बह रही है 1 एम्पियर। पहला है किस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, तो पहला सवाल इसमें है कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जानते हो m बराबर होता है N/a। अगर ये क्षण चुंबक होता तो क्या होता, ध्रुव सामर्थ्य × 2L। तो यहाँ इन फेरों की संख्या 500 है, धारा 1 एम्पियर है, और ये कितना है 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका वो होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है यूनिट होती है। तो इस हिसाब से जो है हमारा यम जो है वो क्या हुआ 5 हुआ, ये 2 0 से 2 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना होगा 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसी में दूसरा सवाल था हमारा कि अगर उस कुंडली को ऐस वाले क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, अगर कुंडली क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं। हालांकि इस न्यूमेरिकल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं वो रहना चाहिए कि क्या क्या। चले हम यहाँ पे सवाल हमारे सामने है, देख लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है। चलिए मिटा दिया जाए इसको। अब देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि बल आघूर्ण निकालना है 0.5, तो डी की वैल्यू जो हमारा दिया हुआ 0.5 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, और कुंडली जो है छेद के साथ 60 अंश का कोण बना। तो कुंडली के तल और क्षेत्र के बीच का कोण 60 अंश है। तो कुंडली पे तल जो थीटा होता है, कुंडली के तल पर लंब का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो और क्षेत्र के डायरेक्शन के बीच का कोण होता है। तो जैसे ये कुंडली है मान लीजिए, तो ये तल, इस कुंडली का तल जो है क्षेत्र के साथ जो है 60 अंश का कोण बना रहा है ना। जैसे कि सपोज करिए कि आयताकार कुंडली थी यहाँ पे, और ये कुंडली का तल क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बना है ना। कुंडली का तल, ये तल जैसे एक आयताकार कुंडली है, ये मान लीजिए नीचे तक जाएगी, तो जो थीटा होता है वो कुंडली के तल पर लंब और क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो जाहिर सी बात है
कुंडली पे ये लंब 90 डिग्री होगा, तो ये तल बना रहा 60, तो ये बनाएगा 30। कैसे मिलेगा? 90 माइनस 60 घटा देंगे। जब कुंडली का तल बनाएगा छेद के साथ, तो हमेशा उसको नहीं रखेंगे, बल्कि उसको 90 डिग्री से घटा करके तब रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुंडली के तल तथा क्षेत्र के बीच का कोण क्या है? कोण 60 अंश है। अतः चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि तल पर लंब, अतः थीटा बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वो 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? ये होता है mb साइन थीटा, हालांकि NIA साइन थीटा भी होता है। तो यम तो हमने निकाल लिया है, यम कितना है? 5 है, ये 0.5 है, और गुणे साइन 30 है, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 1.5 गुणे 10 1/2 है ना, यानी कि 25 का जो है क्या हो जाएगा? 2.5 का आधा हो जाएगा, तो 1.25 आएगा, यानी कि 1.25 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा कह रहा है कि यदि कुंडली छेद की दिशा 60 उसका, और तीसरा सवाल है कि इसमें कह रहा है तीसरे सवाल में कि तीसरा शायद लिखे ही नहीं, क्या कुंडली पर कब तथा कितना बल आघूर्ण लगेगा, इसमें लिख लीजिए। जो तीसरा सवाल था कि कुंडली पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाला मतलब कुंडली पर कब अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, तीसरा ये है, कुंडली पर कब अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए जो क्या होगा, तीसरा था सवाल कि कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा, तो लिखेंगे कि कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता था? जब थीटा 90 डिग्री। कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली का तल छेद के समांतर हो, यानी कुंडली के तल पर लंब छेद के साथ 90 यानी थीटा 90 हो। जब कुंडली का तल क्या हो? क्षेत्र के समांतर हो, मतलब क्या हुआ कि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो टाउ बराबर टाउ मैक्स जो होगा बल आघूर्ण, वो केवल mb होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होगा, m का मान 5 है, 0.5 है, यानी 2.5 न्यूटन मीटर। अब चौथा था कि कुंडली के केंद्र से, सवाल इसमें चौथा था कि कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चौथा सवाल, जैसे कि ये मान लीजिए कुंडली है, इसके केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, है ना, धारावाही कुंडली है जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इसके केंद्र से 1 मीटर की दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अक्षीय बिंदु पे हो जाएगा ना। कुंडली के लिए ये अक्षीय बिंदु होगा या क्षण चुंबक होगा, तो उसके अक्ष पर कोई बिंदु होता है, एक निरक्ष पर होता है। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो μ0 4π अक्षीय पॉइंट के लिए ये होता है, ये r ये होता है, P पॉइंट है तो, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ गुणे 2, और m की वैल्यू आई है 5,
और आर की वैल्यू है 1 का पावर 3, एम का पावर कितना है 3। सब बोर्ड लेवल, आज जितने भी सवाल है सब बोर्ड लेवल के रहेंगे। हालांकि ये थ्योरी इसमें ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वाले कम है, लेकिन फिर भी इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक, अब जो है इसके बाद सवाल है 5वां है कि इसकी स्थिति से कुंडली को 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए। अगर कुंडली को 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए, उसके तल को, तो कुंडली को घुमा दिया जाए 90 डिग्री पे, तो ये जो पॉइंट है ना उसके निरक्ष पे बनेगा। किस पे बनेगा? निरक्ष पे। इसमें सवाल है कि उपरोक्त की स्थिति से कुंडली को 90 अंश घुमाने पर उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली को 90 डिग्री से अगर हम घुमा देंगे तो जो पॉइंट यहाँ उसके अक्ष पे है वो उसके किधर हो जाएगा? निरक्ष पर हो जाएगा। किधर होगा? निरक्ष पर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 90 डिग्री से कुंडली को घुमा दिया जाए तो पॉइंट जो होगा उसके क्या हो जाएगा? निरक्ष पर हो जाएगा, यानी कि इसके समांतर हो जाएगा। ये कुंडली का अक्ष है, कुंडली के लिए अक्षीय बिंदु है, और ये पॉइंट यहाँ पे तब, यानी कि 90 डिग्री अगर घूम जाए कुंडली तो वो पॉइंट क्या होगा? यही पॉइंट इसके लिए निरक्ष का काम करेगा। वही पॉइंट क्या करेगा? जैसे ये चुंबक है, इसका यस और यन इधर है, तो ये इसके लिए मान लिया अच्छी पॉइंट बिंदु यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है, और इसका निरक्ष क्या होता है? यहाँ पे होता है, इससे लंबवत होता है। तो उसी तरह से कुंडली पर खींचा गया लंब ही कुंडली का अक्ष होता है। कुंडली को अगर 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो जो पॉइंट उसके अक्ष पे आ रहा था, अब उसके वो पॉइंट निरक्ष पे आ जाएगा, है ना। मतलब है कि कुंडली का तल इस पॉइंट के समांतर हो जाएगा। तो 5वां है ना कि कुंडली को 90 अंश से घुमाने पर वही बिंदु जो है कुंडली के निरक्ष पर होगा। कहाँ होगा? निरक्ष पर होगा। तब जानते हैं निरक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता m/r³ होती है। तो 10⁻⁻7, m का मान 5, इसका मान 1 है, तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का आसान और छोटा अच्छे सवाल जो थे, जैसा कि इस तरह के ही सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो एक ही सवाल में हर टाइप की स्थिति हो गई। एक सवाल में कई सवाल का मतलब हुआ, कई प्रश्न, माने स्थिति अलग अलग हो गई। 5, इसमें 5 सवाल बन सकते थे। ठीक, अब एक चुंबक की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा सवाल दिया है कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है जो है 0.2 एम्पियर मीटर है स्क्वायर, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी के तुल्य कुंडली में, मतलब इसी के तुल्य
कोई कुंडली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण इसी के बराबर है, इसी के तुल्य कुंडली में प्रवाहित धारा की गणना करो। प्रवाहित धारा की गणना करो। यदि इसमें फेरों की संख्या 100, यदि इसमें फेरों की संख्या कितनी हो गई 100, तथा इसका परिच्छेद क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी, तथा इसका परिच्छेद क्षेत्रफल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेमी हो। ठीक, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है। हल इसमें क्या है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमारा दिया हुआ कितना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और n दिया है 100 फेरे है, और a कितना दिया है 50 वर्ग सेमी। का मतलब है कि इसको आप 10⁻⁴ से गुणा कर देंगे तो वर्ग मीटर बन जाएगा। मीटर बनाने के लिए 10⁻² से, लेकिन वर्ग मीटर बनाना तो 2 बार 100 से भाग देंगे इसमें ना, तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें सवाल में कहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या दिया हुआ, तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण आपस में बराबर है ना। प्रश्न से यही दिया हुआ है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बराबर कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। तो ये दिया हुआ 0.2 और कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है n, आइए 0.2 और n की फेरों की संख्या 100 है, I मालूम करना है, ये है 50 × 10⁻⁴। तो यहाँ से हमको I चाहिए 0.2 आ जाएगा 100 × 50 × 10⁻⁴, या ये +4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा 2/5। तो आई करंट कितनी हो जाएगी 0.4 एम्पियर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते तीसरे सवाल की तरफ। ठीक, चलिए तीसरा है कि कुंडली जिसका तल क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। एक कुंडली जिसका तल क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, तथा इसमें फेरों की संख्या 50, तथा इसमें फेरों की संख्या 50, और इसमें प्रवाहित धारा
5 एम्पियर है। 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में छेद के समांतर रखी है। इस पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। इस पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। ठीक, तो एक कुंडली जिसका तल क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी, तो इसको मीटर में बनाने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा, मतलब 10⁻मीटर स्क्वायर। फेरों की संख्या 50 है। प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। बी की वैल्यू 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। समांतर रखे, कुंडली छेद के समांतर रखी है। कुंडली क्या हुआ है, क्षेत्र के क्या रखा हुआ, समांतर रखी है। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। कुंडली छेद के समांतर है, कुंडली पे तल पर लंब छेद के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कुंडली ऐसे है, इसके समांतर है और कुंडली पे लंब ऐसे, तो ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये v की वैल्यू, ये एरिया वेक्टर इधर है। तो टाउ मैक्स, यहाँ टाउ बराबर जो होता है वो mb साइन थीटा होता है, या इसी को हम लोग NIAB साइन थीटा कहते हैं। तो फेरों की संख्या 100, 0.5, ये 1.5 साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ये दोनों दशमलव हट जाएंगे, 100 गायब हो जाएगा। तो 5 गुणे 1.12 60 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन मीटर। ठीक, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सॉरी, 1 मिनट, हमने तो एक चीज रखा ही नहीं। 1 मिनट, सॉरी, ये ए की वैल्यू रखे ही नहीं यहाँ पे। टाउ बराबर 100 फेरे, करंट 0.5, एरिया तो कितनी है, फेरों की संख्या 50 है। इसमें सॉरी, हमने 100 रख दिया। 50, करंट 0.5 है, एरिया 100 वर्ग सेमी मतलब है 10⁻⁻2, बी की वैल्यू 1.2 और ये साइन 90 डिग्री, इनका मान 1 हो जाएगा। तब देखिए इसका मान 1 हो गया। 12, 25, 60, यानी ये हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, तो ये 25 हो जाएगा। और 1.2 गुणे 10⁻⁻2, तो 12, 25, 60 के 0 हासिल लगा 6 का। 12 दूनी 24, 36, एक अंक पे दशमलव गुणे 10⁻⁻2। या इसको हम कह लें कि 0.3
न्यूटन मीटर आएगा। पावर हटा दिया जाए तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ जल्दी से। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब एक चौथा सवाल ये है कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण, एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 18 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक, 0.5 वेबर, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा से, छेद की दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है, बनाते हुए रखा। ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या है, चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण। दूसरा पहले सवाल की तरह है, चुंबक पर बल आघूर्ण कब अधिकतम होगा और कितना होगा। चुंबक पर बल आघूर्ण कब अधिकतम होगा और कितना होगा। ठीक, तीसरा है, चुंबक से 30 सेमी की दूरी पर अच्छी स्थिति में, चुंबक से 30 सेमी की दूरी पर अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। चौथा है, इस स्थिति से चुंबक को, इस स्थिति से चुंबक को 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, घुमाने पर उसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये सवाल है, पहले सवाल की तरह है। जैसे हल देखते हैं, यहाँ पे जो चीज दिया है, पहले क्या क्या दिया है, यम दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण वहाँ निकालना था, यहाँ दिया हुआ एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। छेद की दिशा से 30 अंश के कोण बनाते हुए रखा हुआ है, मतलब चुंबक को, थीटा यहाँ पे देखे 30 डिग्री होगा, अभी बता रहे हैं। तो चुंबक पे लगने वाला बल आघूर्ण है,
देखिए ये बी की डायरेक्शन इधर है और चुंबक ऐसे रखा हुआ है। एम की डायरेक्शन इधर होगी तो थीटा जो है 30 डिग्री पे रखा है। तो बल आघूर्ण निकालना है, आघूर्ण दिया हुआ तो टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, जैसा कि यहाँ पे एम की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू भी दे रखा है और साइन 30 डिग्री। यहाँ एम की डायरेक्शन जो इधर होती दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की, तो टाउ बराबर हो ये साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, 0.5 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब इसको काटेंगे तो 9 0.9 हो जाएगा, ये 9 पचे 45 यानी कि 0.45 न्यूटन मीटर इतना आएगा। यहाँ सॉरी ये 0.9 नहीं आएगा, 0.9 आएगा, तो यहाँ पे 0। ठीक, भाग करके देखिएगा। उसी में कह रहा है कि चुंबक पर बल आघूर्ण कब अधिकतम होता है, तो जानते हो इसका मान कब अधिकतम होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो 1 के लिए कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, तब टाउ मैक्स हो जाएगा एम बी। तो एम की वैल्यू कितनी है 0.18 और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 पच्चे 90, 3 एम के बाद दशमलव है ना, इतना न्यूटन मीटर होगा टाउ मैक्स। और कब अधिकतम होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। कब अधिकतम होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब तीसरा सवाल इसमें कह रहा है कि इसके चुंबक के अक्ष से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वो जानते हैं अक्षीय बिंदु के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा था, डायरेक्ट 2m/r, के भी जैसे पीछे आया था। तो इसकी वैल्यू 7, दो m की वैल्यू कितना है 1.8 और 30 सेमी है तो उसको मीटर बनाना है, तो 30 × 10⁻² का क्यूब कर देंगे। अब इसे हल कर लीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा हल करने में, है ना। जो भी आंसर आएगा, आंसर देखें इसमें है इसका आंसर लगभग 1 पॉइंट दिया है 33 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक है कि इस चुंबक को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो वही पॉइंट अब निरक्ष बन जाएगा। तो जानते हो निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्ष की आधी होती है। तो आप एक का आधा तुरंत निकालिए, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अब जैसे चुंबक को ऐसे कर दिया गया, अब 90 डिग्री घुमा दिया गया ना चुंबक, अब ये इसके किस पे बन गया, आप निरक्ष पे बन गया पॉइंट बी। तो बी मान लीजिए अब निरक्ष जो हो गया वो होता है बी अक्ष का आधा। क्या होता है आधा। तो अभी जो उसका मान आया था उसका आधा कर लीजिए, मान कितना आया था 1.33 × 10⁻⁵/2।
तो बी निरक्ष मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। इस चुंबक को 90 डिग्री घुमाएंगे तो जो अक्ष, वही पॉइंट अक्ष पे था तो अब किस पे हो जाएगा, उसके निरक्ष पर आ जाएगा। ठीक, कुछ ही मिला जुला सवाल था। अब भू चुंबकत्व पे 2 सवाल, हालांकि भू चुंबकत्व पे हम और भी सवाल लगाएंगे। अभी न्यूमेरिकल का 2 वीडियो और रहेगा। ठीक, और एक थ्योरी का वीडियो रहेगा, मतलब कुल मिला के 3 वीडियो और है लेक्चर इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें सवाल की कमी नहीं है, सवाल तो अथाह है। सवाल एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हैं, प्राइवेट बुक में बहुत सारे दिए हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, तो सवाल की कमियां नहीं है। आपके पास किताब है, उसको लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सवाल बहुत सारे हैं, नहीं आता है तो पूछिए। ठीक, बेहिचक पूछ सकते हैं आप कोई भी सवाल इससे रिलेटेड। ठीक ना। लेकिन यह कुछ सवाल हैं जो बोर्ड लेवल में आसानी से लग सकते हैं। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करिए, जो मैं लगवाता भी हूँ। उसका एक्सरसाइज के अच्छे सवाल हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर अपने पास कोई बुक रखें और साइड में उसका प्रैक्टिस करिए। किसी स्थान पे नति कोण 45 डिग्री है। किसी स्थान पर नति कोण क्या है, आप जानते हैं, नति कोण 45 डिग्री। तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक 36 घटक मतलब एच कितना दिया है, 0.34 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस स्थान पर पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक की गणना करो। इस स्थान पर पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक की गणना करो। देखो, ऊर्ध्वाधर घटक की यहाँ पे गणना करना है। 36 घटक हमारा, देखें नति कोण दिया हुआ है, पहले देख लें क्या है हमारा नति जो कोण है। हालांकि हमने 1-2 सवाल इस पे हल भी कराए हैं। तो नति कोण यानी थीटा से हम निरूपित करते थे, 45 कोण है। 36 घटक क्या है, 36 घटक को हम एच से प्रदर्शित करते थे। वो कितना दिया हुआ है, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, हमको पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक यानी ये पता करना। ठीक, तो एक रिलेशन उसमें हमने देखा था कि tan थीटा बराबर होता है b/h। तो हमें b चाहिए, तो tan थीटा इंटू h। तो tan 45, थीटा 45 दिया हुआ और h की वैल्यू ये है। tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि इस स्थिति में तो उसका मान भी वही आएगा, वेबर पर मीटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का है 36 घटक और ये वर्टिकल घटक, यानी उसके संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटकों में विभाजित किया गया था। एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो जब v sin थीटा था, b sin थीटा, एक 36 घटक था तो b cos थीटा, तो जो जिसकी वैल्यू दिया था, हमने एक रिलेशन ये भी निकाला था। ठीक, तो प्रैक्टिस करिए, इससे तो एक सवाल आना ही आना है, और भी सवाल आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सूत्र को हमने करवाया था भू चुंबकत्व वाला, जो शुरुआत में था, उसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया भू चुंबकत्व को। चलिए, अब है सवाल कि किसी स्थान पे, 6वां सवाल है,
कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक कितना है अभी 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सॉरी। तथा नति कोण 60 डिग्री है, तथा नति या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, नति कोण कितना 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी के, इस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके ऊर्ध्वाधर घटक की गणना करो, तथा इसके ऊर्ध्वाधर घटक की गणना करो। तो देखो यहाँ पे सब साफ साफ दिया है कि पृथ्वी के 36 घटक क्या है। पृथ्वी का 36 घटक यानी चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक कितना है, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। नति कोण कितना है 60 डिग्री। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना और इसके ऊर्ध्वाधर घटक की गणना। तो पहले हम ऊर्ध्वाधर घटक की गणना कर लें, यानी हमको BE पता करना है और ये पता करना है B। तो पहले हम क्या करते हैं, ये निकालेंगे ना। तो हम ये अभी निकालें, tan थीटा और V/h होता है, तो यहाँ से B बराबर h tan थीटा। तो इसकी वैल्यू 2.4 है, ये tan 60, तो V बराबर हो गया करड़ी में 3। या B निकालने का एक तरीका और होता है कि H बराबर ये भी निकाल सकते हैं, ये होता है B cos थीटा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। सॉरी, हाँ 36 घटक बराबर ये होता है और ये होता है B sin थीटा। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं BE की वैल्यू। चलिए ये तो निकल ही गया। अब यहाँ से आप BE चाहिए तो H बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। H की वैल्यू 2.4 है और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। 2.4 cos 60 का हाफ ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 48 हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक। और रही बात V निकालने के, तो V निकालने के लिए ये भी एक तरीका है, निकाल सकते हैं या ये से निकाल सकते हैं BE sin थीटा। BE की वैल्यू आ गई कितना और sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है करड़ी में 3/2, यानी कि ये हो जाएगा √3। अब इसकी वैल्यू रख दो, इसकी होती है 1.732, गुणा करने में जो भी आ जाए। ठीक। तो उसका फार्मूला याद रखिएगा, और भी उसमें सवाल लगेंगे, उस पे आधारित सवाल और भी हैं, अभी लगाएंगे इस पे सवाल, तब तक इस पे प्रैक्टिस करिए। हाँ, उस तरह के सवाल उस पे लगेंगे जैसे कि मान लीजिए कि चुंबकीय आमुत्तर से किसी दूसरे तल पे, यानी अल्फा कोण झुके तल पे हमको अगर नति कोण निकालना है तो कैसे लगाते हैं। तो इस तरह का सवाल भी आपको मिलेगा लगाने के लिए, और उस तरह का पूछा भी जाता है।
तो इस पे आधारित सवाल जो है इतना है, अभी और भी लगेंगे उस पे सवाल। अभी हमने कहा था कि 2 वीडियो और बनेगा इसका। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और था इसमें तरीका, देखिए v निकाल लेते यहाँ से और h पता ही था, एक तरह से और निकाल सकते थे कि v बराबर होता है h स्क्वायर का, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता। ठीक, चलिए अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कि लिखा है कि एक मेज पर खींची किसी रेखा पर, 6वां 7वां जो भी सवाल है, कि एक मेज पर खींची किसी रेखा पर .2 एम्पियर मीटर स्क्वायर तथा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय आघूर्ण वाले 2 चुंबक परस्पर परस्पर 20 सेमी की दूरी पर 20 सेमी की दूरी पर इस प्रकार रखे हैं, कि नंबर 1 है कि इनके समान ध्रुव एक दूसरे की ओर हों। पहला है कि इनके समान ध्रुव क्या है, एक दूसरे की ओर हों। नंबर 2 बात है विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर हों। विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर हों। प्रत्येक दशा में मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, माने दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताना है, नेट तीव्रता बताओ। दो कंडीशन है इसमें, जिसमें पहला देखते हैं कि मेज पर खींची किसी रेखा पर 2 चुंबक हैं, एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पे रखे हुए हैं। चुंबक की दूरी क्या है, तो दूरी जो है चुंबक के सेंटर से ली जाती है ना। तो ये चुंबक, पहला केस है कि दोनों का जो है
समान ध्रुव एक तरफ है। सेंटर है, यहाँ सेंटर है, तो ये सेंटर से इनके बीच की दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ना बीच में पॉइंट पी है, चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता ज्ञात करना। तो ये दोनों पॉइंट इसके अक्ष पे होंगे, है ना। इसके कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यन के कारण दूर की तरफ होगी, और इस यन के कारण दूर की तरफ होगी। यन के कारण जो होती है वो दूर के कारण होती है, और यश के कारण क्या होती है? ध्रुव की ओर होता है। ऐसा पीछे पढ़ा हुआ आपने, जो इसकी सामर्थ्य होती है ना। जो हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो यन के कारण दूर की तरफ और यश के कारण उसके तरफ होती है। नहीं सॉरी, ये क्या जो ये आया था ना चुंबक का, जो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला निकाला था, तो ये r² टाइप का आया था, स्मॉल m। तो ये तीव्रता जो है प्लस m के कारण दूर की ओर थी, और माइनस m के कारण क्या थी? उसकी तरफ थी। ठीक, तो यहाँ पे देखो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा से मतलब है, अब बी की मतलब नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखा जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, चित्र में हमने प्रदर्शित कर दिया। ये इसके सेंटर से इसकी दूरी जो है मान लेते हैं ये r1 है और इसकी r2 है। अब प्रथम चुंबक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? प्रथम चुंबक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हो V1 हो जाएगी, तो क्या होगी? R1 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं यन से निकलती है ना, तो दूर की तरफ होंगी, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग कहते हैं V1। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? ये तो होगा 10⁻⁷ 2, और m की वैल्यू दिया हुआ पहले के कारण 0.2। अब दूरी जो है वो बीच की दूरी 20 है, तो आधा कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, है ना। सेमी है, 10 क्या है? सेमी है, तो उसको हम लोग बनाएंगे मीटर में। 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये दूरी 10 सेमी हो जाएगा, तो 10 × 10⁻⁻2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁷, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 10⁻�6 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 में से 6 पावर, मतलब इस तरह से 1000 × 10⁻⁶, 3 पावर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी V1 बराबर आएगी 10⁻⁷, और इधर हो जाएगी 10⁻⁻3, या ये ऊपर चला जाएगा, या 3 से पावर 3 कट जाएगा, 0.4 × 10⁻⁴, या अगर इसे कहें तो 4.0 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर।
अब दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसके कारण जो है इधर होगी, जो हमने अभी पीछे देखा था ना कि किसी चुंबक के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के अनुदिश होती है, चुंबकीय आघूर्ण के डायरेक्शन में होती थी। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन क्या है, एस से एन की ओर होती है ना अक्ष पर। तो इसकी भी जो है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में इधर होगी, तो इसकी इधर होगी। हालांकि हमने पीछे इसको पढ़ा दिया होगा, हमारा V2 इस डायरेक्शन में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं, फिर बताएंगे। चलिए, ऊपर का ये सवाल है। ठीक, अब देखिए अक्ष पे जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होता है। तो देखिए इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी, एस से एन की ओर, मतलब इधर होगा तो V1, इसके कारण इधर होगा, दोनों अपोजिट होंगे। तो हमें V2 अभी निकालना है। तो V2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा म्यू 2 पाई 2m अपान R2 क्यूब 10⁻⁷ 2m की वैल्यू इसके लिए 4 है। जैसे इसका जो है M1 दिया हुआ 0.2 इसी डायरेक्शन में है और M2 दिया है 0.4। R2 वही हो जाएगा 10 × 10 के घाते -2 का पावर 3। तो हमारा जो V2 निकल के आएगा 10⁻⁷, ये 4 × 8 हो जाएगा पॉइंट, और ये उसी तरह से 10⁻³ हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यानी ये 8 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर। तो अब देखिए ये बड़ा है वो छोटा है, V2 बड़ा है वो छोटा है। तो नेट तीव्रता बिंदु P पर नेट तीव्रता क्या हो जाएगी, B तो हो जाएगा V2 - V1, जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होते तो जुड़ जाते। तो यहाँ पर देखिए क्या है, V2 ये 8 × 10⁻⁵ -4 × 10⁻⁵, तो हो जाएगा 4 घट जाएगा तो 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर पहले चुंबक की ओर, पहले चुंबक। ठीक, इस तरह लगेगा पहले चुंबक की ओर, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब वही कहा है कि दूसरा है कि इसमें कहा है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर है, यानी कि अब विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर, मतलब कि पहले चुंबक का यस एन इस तरह से है और M1 जो दिया हुआ 0.2 है
एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। अब दूसरे वाले का क्या है, यन विपरीत ध्रुव एक दूसरे, यानी यार यस है यन इधर है, और इसका M2 दिया है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेंटर है ये इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें चुंबकीय आघूर्ण वाले दो चुंबक परस्पर 20 सेमी की दूरी पर इस प्रकार रखें कि इसके समान ध्रुव एक दूसरे की ओर हों और विपरीत ध्रुव एक दूसरे। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता निकालना है ना। यहाँ इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब इसके मिलाने वाली रेखा पे निकालना है, ठीक। अब देखिए दोनों चुंबक के अक्षों को मिलाने वाली रेखा पे निकालना है हमको, इसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए निकालना है तो इसके कारण छेद की तीव्रता तो इधर हो जाएगी। इस पॉइंट P पे अगर हमको निकालना है तो इसके कारण छेद की तीव्रता किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी B1, और इसके कारण भी छेद की तीव्रता इस पॉइंट पे किधर होगी, इस साइड होगी, किधर होती है। इसका चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो अक्ष पे इसका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। इसको हम लोग B2 कह सकते हैं, यानी कि इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे देखा जाए तो अब क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। ये देखिए इसके कारण अगर हम यहाँ पे लेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और इसके कारण यहाँ पे लेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो इधर ही होगी, क्योंकि अक्षीय बिंदु के लिए छेद की डायरेक्शन क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण के डायरेक्शन में होती है। अगर वही पॉइंट निरक्ष पर होता तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत होती है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। तो आप अलग अलग निकाल करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। या यहाँ यही निकालना है, यहाँ निकालने का मतलब है यहाँ पे दूरी नहीं पता है, दूरी है मध्य बिंदु में पूछा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में पूछा, इसलिए जुड़ जाएगा। कभी तो आप निकाल लीजिएगा इसको, मतलब नेट तीव्रता जो होगी वो B1 प्लस B2 हो जाएगी और दूसरे चुंबक की ओर। कभी कभी क्या होता है कि दो चुंबक एक दूसरे के लंबवत डिग्री पे रखे होते हैं, लंबवत रखे होते हैं, जैसे ये यन है, यस है, और एक चुंबक इसी लाइन पे ऐसे रखा हो जाएगा, है ना। इसके कारण के बीच में कहीं पे निकालना है, इसके अक्ष और इसके निरक्ष। तो अगर देखा जाए इसका अक्ष और इसका निरक्ष इधर ही होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए जैसे कि ये है ना कि एक चुंबक ऐसे रखा हो और दूसरा इसके लंबवत रखा हो और बीच में कोई पॉइंट हो इनके, और वहीं पे इसको पूछा जाए तो देखिए ये पॉइंट इसके अक्ष पे पड़ेगा और ये पॉइंट इसके निरक्ष पे पड़ेगा, मतलब इससे लंबवत है ना, अक्ष पे ये है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जो होती है इसके चुंबकीय आघूर्ण के डायरेक्शन में इधर होगी, मान लीजिए B2 में, और इसके निरक्ष पे होगी, तो निरक्ष पे जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है तो वो
छेद की तीव्रता होती है इसके विपरीत होती है। निरक्ष के लिए क्या, चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन M1 इधर है और इधर M2 इधर है, तो B1 की जो डायरेक्शन होगी इसके विपरीत होगी, मतलब इधर होगी, और इसके लिए क्या होगी, इधर होगी। अगर दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी दिया हुआ हो, मान लीजिए वही 20 सेंटीमीटर है दोनों के सेंटर की, तो यहाँ से यहाँ तक है 10 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक है 10 हो जाएगा। तो आप अब इनके बीच का कोण बन गया ना, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इनके बीच का कोण तो 0 था। जो हम नेट वाला जो फार्मूला होता है वो ये होता है, इसे निकालते B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2 कास, यहाँ पे कास 0 था तो दोनों जुड़ जाएगा, एक बार कास 180 था दोनों घट जाएगा, और यहाँ पे कास 90 है अरे, तो कास 90 का मान 0 होता है, पोर्शन में हट जाएगा, तो B बराबर हमारा क्या है, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। जब दो तीव्रताएं लंबवत होती हैं तो उसका नेट बीचों बीच से जाएगा इस तरह से। तो आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह का अगर कोई सवाल आएगा। ठीक, चलिए अब एक सवाल और है जो पिछले, जो हमारे सामने नहीं आया था, जो कि पिछले वाले चैप्टर का सवाल है। ठीक, एक सवाल और है जो पिछले वाले चैप्टर का, तो दोनों तीव्रताओं के बीच से होकर जाएगा ना। एक सवाल जो है ये है पिछले चैप्टर का है, हालांकि ऐसा सवाल हमारे सामने आया नहीं था। लिखा, एक दंड चुंबक को पतले तार द्वारा चल कुंडल धारा मापी पे आधारित है। एक दंड चुंबक को, एक दंड चुंबक को पतले तार द्वारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। पतले तार द्वारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। तार के ऊपरी सिरे को, तार के ऊपरी सिरे को 160 डिग्री से ऐंठने पर चुंबक अपनी स्थिति से, चुंबक अपनी स्थिति से 30 डिग्री विक्षेपित हो जाता है। 30 डिग्री विक्षेपित हो जाता है। तार के ऊपरी सिरे को, तार के ऊपरी सिरे को कितना ऐंठा जाए, कितना ऐंठा जाए कि चुंबक अपनी प्रारंभिक अवस्था से, कि चुंबक अपनी प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री घूम जाए, 90 अंश घूम जाए। देखिए, चल कुंडल धारा मापी में आपने पढ़ा था ना कि कुंडल, यहाँ पे क्या है कि तार को ऐंठा जा रहा है, बाहरी बल आघूर्ण लगाया जा रहा है ना, तार को ऐंठा जा रहा है। वहाँ पे क्या था कि कुंडली घूमती थी तो तार भी घूमता था उसी के साथ साथ, लेकिन एक समय ऐसा आता था कि तार घूमना बंद हो जाता था, क्योंकि तार के अंदर एक टार्क प्रोड्यूस हो जाता था जिसको प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहा जाता था। प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो तार के अंदर उत्पन्न हो जा रहा था, है ना। तार को कुंडली घुमाती है, तार के साथ ऐंठे तो उसी से वो जुड़ी रहती थी, क्या कहते हैं,
पॉइंटर जुड़ा होता था वही घूम जाता था, तो वो रीडिंग बताता था। तो तार के ऐंठन के वो ऐंठन का जो बल आघूर्ण होता था, टैठने पे टार्क होता था, ऐंठन का बल आघूर्ण जो होता था, यानी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो होता था तार के अंदर, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण था वो कुंडली पे जो बल आघूर्ण लग रहा था जिससे वो घूम रही थी, उसके वो विपरीत उसका विरोध करता है, उसको घूमने से रोकता है ना। तो जब बैलेंस हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वो कुंडली घूमना बंद हो जाती है और विक्षेप जो है पॉइंटर का वहीं जाके रुक जाता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जिसको हम लोग सी फाई और एम बी साइन थीटा ये जानते हैं, है ना, जिसको ऐंठन नियतांक कहा जाता है। और ये फाई है कि तार अपने मूल अवस्था से कितना घूमा, कितना ऐंठा गया, ऐंठन कोण है उसका, ट्विस्ट एंगल है, ट्विस्टिंग एंगल है। और ये ऐंठन नियतांक है उसका, मतलब है कि 1 डिग्री तार को ऐंठने पे उसमें कितना टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कितना बल, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उसी को सी कहा जाता है। अब इस केस में क्या है कि इसमें तार के नीचे चुंबक है, चुंबक को तार को ऐंठा जा रहा है, ऊपर से तार में ट्विस्ट किया जा रहा है, तो ट्विस्ट करते करते चुंबक भी घूम जाता है 30 डिग्री। तो 160 अगर घुमाते हैं तार को तो 30 चुंबक उसी डायरेक्शन में घूम जाता है। तो इसका मतलब है कि तार में जो ऐंठन पड़ी वो 30 डिग्री कम पड़ी ना, क्योंकि तार को घुमाते हैं तो चुंबक उसके साथ 30 डिग्री उसी डायरेक्शन में घूम गया, तो तार में जो ऐंठन आया, तार में कितना एंगल घूमा वो, तो 30 डिग्री कम कर देंगे ही, क्योंकि तार सहित चुंबक घूम गया उसी के डायरेक्शन में ना। तो 30 इससे लेस करेंगे तब तो पता चलेगा कि ऐंठन कितना हुआ। 160 में से ही घटाएंगे तो पता चलेगा कि ऐंठन कितना हुआ, है ना। तो इसलिए फाई हमको यहाँ पे निकालना है, तो वो सी तो रहने दीजिए, कांस्टेंट है, तो फाई को निकालना तो वो हो जाएगा 160 माइनस 30 डिग्री। और यहाँ यम रहने दीजिए, चुंबक का यम और बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ, तो बी कांस्टेंट है। और चुंबक क्षेत्र से कितना घूमा है, 30 डिग्री घूमा है, ठीक। तो यहाँ पे ये 160 माइनस 30 बराबर एम बी साइन 30 का मान 1, समीकरण नंबर 1। फिर एक दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अब तार को कितना घुमाया जाए कि चुंबक 90 को, तो मान लेते हैं कि तार को ऊपरी सिरे को थीटा को घुमाया जाए तो चुंबक उसी डायरेक्शन में 90 घूमेगा, तो जो फाई एंगल आएगा वो 90 कम आएगा, क्योंकि तार भी उसी चुंबक सहित तार उसी डायरेक्शन में घूम गया ना। तो इसका मतलब है कि ऐंठन जो पड़ी तार में वो वहाँ 30 डिग्री कम पड़ेगी, यहाँ 90 पड़ेगी। फाई निकालने के लिए अगर चुंबक नहीं घूमता, वहीं पड़ा रहता, तो यही ट्विस्टिंग एंगल हो जाता, लेकिन घूम गया तो जितना उसी डायरेक्शन में घूमा उसे कम कर देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी और साइन यहाँ पे 90 का मान 1 होता है, तो सी थीटा माइनस 90 यहाँ हो जाएगा केवल एम बी। अब 1 में 2 से भाग दे दीजिए, तो ऊपर क्या है हमारा, कितना हो जाएगा, सी गुणे 30 घटा देंगे तो 130 बटे सी गुणे थीटा माइनस 90, इधर हो जाएगा एम बी गुणे हाफ एम बी, एम बी कट गया, सी गुणे 130 बटे थीटा माइनस 90 बराबर 1/2, सी भी कट जाएगा, थीटा माइनस 90 बराबर 260, तो थीटा बराबर 260 प्लस 90 मतलब कि 350 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल कई तरह के बनाए गए हैं, तो आप एक ठो अगर लगा लेंगे तो सारे सवाल लगा लेंगे, ठीक। चलिए, थ्योरी है, आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है और उस पर एक छोटा सा सवाल है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है।
इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चल कुंडल धारा मापी पे आधारित सवाल है ये। चलिए, इसमें एक चीज ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से किसी चुंबक की या किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त होता, सन्निकट मान प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उस रेखाओं के से हमें वहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो वास्तविक मतलब सन्निकट मान प्राप्त होता है। रियल मान नहीं, रियल का मतलब एग्जैक्ट मान, यथार्थ मान पूरी तरह से नहीं प्राप्त होता है, मतलब करीब करीब मान प्राप्त होता है। किससे? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनसे हम चुंबकीय क्षेत्र बी का एक सन्निकट मान ही बता पाते हैं। तो अगर हमें बी का सही मान जानने की आवश्यकता होती है कि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मान क्या है, तो हम क्या करते हैं कि एक चुंबकीय सुई को उस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं। एक चुंबकीय सुई लेते हैं और उसी क्षेत्र में क्या करते हैं, हम उसको डिफ्लेक्ट कराते हैं बाहर से, जिसका हमें ये पता रहता है कि उस चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण क्या है और जड़त्व आघूर्ण क्या है ना। तो क्या करते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए ऐसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, एक तरह से चुंबकीय सुई क्या है, द्विध्रुव, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है ना। तो क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी है, ठीक, और उसमें एक चुंबकीय सुई को डिफ्लेक्ट कराया गया है। इसका ये सिरा मतलब दोलन कराया गया है। ये वाला कोण मान लीजिए θ°। तो अब सुई का चुंबकीय आघूर्ण m और जड़त्व आघूर्ण I पता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण m और I जो है ज्ञात। तो अब क्या करेंगे कि सुई को हम जो है वैद्युत क्षेत्र में डिफ्लेक्ट करा के छोड़ देंगे, किसी कोण पे इसे उठा करके छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, चुंबकीय सुई उस क्षेत्र में क्या करेगी, दोलन करने लगेगी ऊपर नीचे, जड़त्व आघूर्ण के कारण, जड़त्व आघूर्ण के कारण ये यहाँ पे आएगी। इस मतलब इस ये जो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण यम है वो इस पे बल आघूर्ण लगेगा तो वो इसके डायरेक्शन में लाना चाहेगा, लेकिन ये अपनी जड़त्व के कारण इधर घूम जाती है। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जिस स्थिति में होती है वही में रहना चाहती है। अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, स्थिर है तो चूँकि ये डिफ्लेक्ट गति में है तो फिर ये इसको इधर लाना चाहता है। हमने इसको इधर डिफ्लेक्ट कराया इस पोजीशन में, यानी बाहर से लगाया बल आघूर्ण, है ना, इसको घुमाने की कोशिश की। तो इसका घूर्णन जड़त्व आघूर्ण जो है वो एक बल आघूर्ण लगाया इस पे हमने, जिसको हम कहते हैं टाउ बराबर I अल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा बराबर होता है d2θ/dt²। ठीक, और इस पे एक क्षेत्र द्वारा जो बल आघूर्ण लगता है टाउ वो होता है mv/sin θ। हम इसको इधर डिफ्लेक्ट कराते हैं, ये इसको इधर लेके आता है, लेकिन ये जड़त्व आघूर्ण के कारण ये इधर चला आता है।
फिर इसको विपरीत दिशा में बल आघूर्ण लगता है, फिर अपनी जड़त्व आघूर्ण के कारण उधर जाता है। तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में सुई क्या करती है, दोलन करने लगती है, पूरी दोलन करने लगती है ना। तो इसमें क्या होता है कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है, बैलेंस की अवस्था में हमारे द्वारा लगाया गया जो बल आघूर्ण होता है वो इसके बल आघूर्ण के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में होता है। ये इधर बराबर होता है और विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो कहने का मतलब पहला कि जो है कि वो चुंबकीय सुई पर जो बल आघूर्ण होगा, जो क्षेत्र द्वारा लगेगा, यानी कि चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा mb sin थीटा, या m क्रॉस b हो सकता है, जहाँ पे थीटा जो है इसके जो m की डायरेक्शन है, थीटा जो है m और b के बीच का कोण है ना, थीटा m और b के बीच का कोण। दूसरी चीज यह है कि संतुलन की अवस्था में यहाँ पे लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में जो आई अल्फा होता है वो बराबर हो जाएगा mb sin थीटा, और आई अल्फा जो होता है वो प्रत्यानयन आघूर्ण है ना, विस्थापनकारी आघूर्ण। तो ये जो है प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। आई अल्फा क्या है, ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। प्रत्यानयन मतलब है वापस लाने वाला, है ना। आई अल्फा जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसको आई अल्फा कहते हैं। और ये वाला बल आघूर्ण जो है छेद के कारण इस पे लग रहा है, छेद। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी रख देंगे, आई है ही है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डी डी थीटा डी टी स्क्वायर, इधर से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस क्या होता है कि दोनों बल आघूर्णों की दिशा विपरीत है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे जो है संतुलन की स्थिति में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि दोनों जो है बराबर होंगे और विपरीत डायरेक्शन में है, तभी तो बराबर, एक की डायरेक्शन इधर एक की डायरेक्शन उधर है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जब अक्ष के परितः एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रही है, तो उस पे लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का काम होता है किसी अक्ष के परितः से घुमाना, तो आई अल्फा होता है, या टाउ बराबर वहाँ पे आर एफ साइन थीटा भी होता है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला बल आघूर्ण इस बल आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर। ये बल आघूर्ण इस क्षेत्र के कारण इस पे लग रहा है, जो इसको इस डायरेक्शन में करना चाह रहा है, और एक बल आघूर्ण ये लग रहा है जो इसको विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, घुमाना चाह रहा है उसको, सुई को इसके अक्ष के परितः, है ना। तो ये वाला क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण है, और एक विस्थापनकारी बल आघूर्ण है जिसको बाहर से लगा करके बल इसको इसके प्रति घुमाने की कोशिश की है इसमें। तो घूमने का कोणीय त्वरण ये है, और ये उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात है, तो टाउ इस पर जो लगता है वो आई अल्फा होता है, जैसा कि हमने मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में।
तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, और ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है। तो चूंकि रेडियन में थीटा यदि रेडियन में हो, है ना, रेडियन में बहुत छोटे कोण के लिए, रेडियन में बहुत छोटे कोण के लिए साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा हो जाता है। साइन थीटा जो क्या होता है, और साइन थीटा टेन थीटा का मान थीटा होता है और कास थीटा का मान 1 होता है। अगर हम थीटा को रेडियन में ले आए, थीटा बहुत छोटा हो, तो यहाँ से हो जाएगा आई डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम बी थीटा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा डी टू थीटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम बी आई थीटा। और ये जो है ये सरल, ये चीज़ क्या है, सरल आवर्त गति को दर्शाती है। ये चीज़ किसको दर्शा रही है, सरल आवर्त गति का। ये सरल आवर्त गति की कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त की गति का मतलब ये होता है कि दोलन करने वाली वस्तु का जो त्वरण है वो विस्थापन, कोणीय विस्थापन के बराबर हो और विपरीत दिशा में हो। उस पर लगने वाला त्वरण क्या है, विस्थापन के समानुपाती हो और विपरीत दिशा में। तो ये सरल आवर्त गति की कंडीशन है, कोणीय सरल आवर्त गति है ना, यह कोणीय सरल आवर्त गति दर्शा रहा। यह स्थिति कोणीय सरल आवर्त गति की है ना। तो यहाँ पे जो है ओमेगा, तो सरल आवर्त गति की है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम बी बटे आई है, या ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एम बी बटे आई, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जैसे त्वरण अल्फा बराबर अगर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन है, इसी से तुलना करनी है ना। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, ये है। ठीक, तो अब जानते हैं इसका आवर्तकाल क्या मिलेगा। आवर्तकाल का फार्मूला ये पीछे पढ़ चुके हैं, 2 पाई और ओमेगा बटे हैं तो आई ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा आई बटे एम बी। ये आवर्तकाल का सूत्र हो गया इसका। ठीक, अब यहाँ से हम b का निकाल सकते हैं। अगर दोनों ओर का स्क्वायर कर दें तो हमें टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर गुणे आई बटे एम बी मिल जाएगा। यहाँ से हम b का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर 4 पाई स्क्वायर आई, 4 पाई स्क्वायर आई बटे टी स्क्वायर एम, यही होगा टी स्क्वायर एम। ये एग्जैक्ट सूत्र है, जिससे आप उसका सही मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी फार्मूले पे एक हमारा सवाल है। इसमें क्या हुआ कि एक चुंबकीय क्षेत्र है एक समान, उसमें एक चुंबकीय सुई को दोलन कराया जा रहा है ना। तो उस पे विस्थापनकारी बल आघूर्ण है और एक क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण है। संतुलन की स्थिति में क्या है, दोनों बराबर होंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे वही कंडीशन होगी, जो त्वरण है वो विस्थापन के क्या है, समानुपाती होगा, विपरीत दिशा में होगा। ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये कंडीशन हम अक्सर प्रूफ किए वहाँ पे। तो ओमेगा इस तुलना, इससे इसकी तुलना करेंगे तो ये आएगा, तो यानी, और जानते हैं कि आवर्तकाल का ये सूत्र होता है, यहाँ रखेंगे तो ये आएगा।
ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ देख लीजिएगा। इस पे आधारित एक हम सवाल लगाते हैं और यहीं पे वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जैसे सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का है कि एक चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण एक चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण मतलब यम कितना दिया हुआ है 6.7 गुणे 10⁻², एम्पियर मीटर स्क्वायर और जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ 7.5 गुणे 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर और लिखा किया 6.70 सेकेंड में 10 पूरे दोलन करती है। 10 पूरे दोलन करती है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो हमारा सूत्र है वो क्या है, B बराबर 4π² बटे m² देखिए I हमारा दिया हुआ, m हमारा दिया हुआ है, m हमारा क्या है दिया हुआ कितना है 6.7 गुणे 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई भी हमारा दिया हुआ 7.5 गुणे 10⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। अब देखिए आवर्तकाल कह रहा है कि 10 पूरे दोलन, यानी एक पूरा 10 दोलन करने का समय ये है, तो एक दोलन में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। t बराबर हो जाएगा 6.70/10 सेकेंड। 10 दोलन का समय ये है, तो एक दोलन में लगे समय को ही तो आवर्तकाल कहते हैं। अब इसी को इसमें रख दीजिए, 4π की वैल्यू 3.1 का स्क्वायर हो जाएगा और I की वैल्यू है 7.5 गुणे 10⁻⁶। इधर m की वैल्यू है 6.7 गुणे 10⁻² और गुणे t स्क्वायर है, तो हो जाएगा 7.70 और 6.70 का स्क्वायर, यही ना। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो बढ़िया से, जिसकी वैल्यू दिया है 0.1 टेस्ला, ये उसका एग्जैक्ट मान आएगा। ठीक, ये उसका क्या आएगा एग्जैक्ट मान। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी परीक्षा का ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ का और रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को जितना हो अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें
ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।